डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर का स्टार्ट लिया हुआ है और एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर जो है आज लेक्चर नंबर 23 मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। चूँकि हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को तफसीलन देख लिया है और स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम के ऊपर तकरीबन 3 लेक्चर मेरे आ चुके हैं। आज का लेक्चर जो है उसी सिलसिले की एक कड़ी है जिसमें हम डिफेक्ट्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को पढ़ने के बाद जो डिफेक्ट का टॉपिक लगा हुआ एक छोटा सा टॉपिक उसको डिस्कस करेंगे। लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। इस लेक्चर के आने की तरफ इस लेक्चर को देखने से पहले अगर आप उन 3 लेक्चरों को देखकर आएँ तो इंशाल्लाह आपको बड़ा ज़्यादा फ़ायदा होगा। उन लेक्चरों को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाएँ, प्ले लिस्ट को चेक करें, वहाँ टॉपिक पड़े हुए हैं। या अगर आप यूट्यूब पर लिख दें स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन एटम लेक्चर 0, लेक्चर ए, लेक्चर बी, लेक्चर सी, तो इंशाल्लाह आपको ये लेक्चर मिल जाएंगे। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो हमारे पास जो है डिफेक्ट्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल जो था इसको हमने देखना है। एक चीज़ ये थी कि जो बोहर का एटॉमिक मॉडल हमारे पास था, बोर्स का जो एटॉमिक मॉडल है, एटॉमिक मॉडल बोहर का, उसने इस मॉडल में इसने जो बेसिकली जो कंसेप्ट हमें दिया था वो हाइड्रोजन एटम की बुनियाद पर था। यानी जो बेस थी बेस्ड ऑन हाइड्रोजन एटम था, इस पर था। हाइड्रोजन एटम की बुनियाद के ऊपर मॉडल पेश किया था उसने। हाइड्रोजन एटम को अगर चेक करें तो इसमें आपके पास जो है एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। ये इस पर ये एटम अप्लाई किया था इसने। अगर आप देखें तो हीलियम को देखें, हीलियम +1, हीलियम +1, इस पर भी ये मॉडल अप्लाई हो सकता है और हुआ भी। हीलियम के अंदर भी अगर चेक करें तो आपके पास प्रोटॉन एक रह गया। अगर आप हीलियम के एटॉमिक नंबर चेक करें यहाँ पर तो प्रोटॉन जो है इसमें 2 हैं और आसपास इलेक्ट्रॉन एक रह गया। तो जिसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ऐसे तो हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जब +1 आ गया तो एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, लूज़ कर दिया। असल में हीलियम का आप देखेंगे, हीलियम को अगर आप चेक करें तो एटॉमिक नंबर इसका 2 है। तो इसमें आप देखेंगे कि प्रोटॉन इसमें 2 हैं और इलेक्ट्रॉन भी इसमें 2 हैं। लेकिन जब इसको हम +1 लेते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक रह जाता है। तो ये मॉडल हाइड्रोजन पर अप्लाई हो रहा है, हीलियम पर भी अप्लाई हो रहा है। ठीक है, इस पर अप्लाई हो रहा है। अगर आप चेक करें लिथियम को, लिथियम +2 की बात कर रहा हूँ। इसमें आप देखेंगे तो प्रोटॉन आप चेक करेंगे तो 3 है और आसपास इलेक्ट्रॉन को देखेंगे तो वो 1 है। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है। इस पर ये अप्लाई होगा। ऐसे तो लिथियम को आप चेक करते हैं, लिथियम के एटॉमिक नंबर 3 है, इसमें प्रोटॉन 3 है और आसपास इलेक्ट्रॉन भी 3 है ऑर्बिट में। लेकिन यहाँ पर अगर +2 लेते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर देगा, इसलिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा। इसलिए बोर एटॉमिक मॉडल जो है ये हाइड्रोजन पर भी अप्लाई हो रहा है, हाइड्रोजन एटम पर। इसके अलावा हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम ले जो आपको आयन की सूरत में मिल रहे हैं, उन पर भी ये अप्लाइड हो रहा है। उसमें आपने हीलियम को लिया +1, लिथियम को लिया +2। तो जो हाइड्रोजन लाइक एटम जो हैं उन पर भी ये अप्लाई हो सकता है। आप इसको चेक कर सकते हैं। आप इसमें एक तीसरा एटम भी है, बेरिलियम, बेरिलियम +3। यहाँ पर इसको आप +2 की बजाय ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बेरिलियम +3, यहाँ पर भी आप देखते हैं कि बेरिलियम जो हमारे पास मौजूद है इसके एटॉमिक नंबर 4 है।
अगर आप देखेंगे इसमें तो प्रोटॉन इसमें 4 हैं और आसपास इलेक्ट्रॉन भी इसमें 4 हैं। लेकिन जब इसको हम लेते हैं बेरिलियम को +3 तो इससे ये पता चलता है कि प्रोटॉन इसमें 4 हैं और आसपास इलेक्ट्रॉन 1 हो गया है। तो अगर आपके पास हाइड्रोजन एटम है या हाइड्रोजन लाइक एटम्स हैं जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो, जैसे यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सब इसके ऊपर अप्लाई हो सकता है। हाइड्रोजन का एटम बोर एटॉमिक मॉडल जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में कैसे घूमती है, तो हाइड्रोजन पर भी अप्लाई हो रहा है और हाइड्रोजन लाइक एटम पर भी क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। अच्छा, ये तो हमारे पास बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में कुछ बातें थी। इन बातों को ऑब्जेक्टिव के लिहाज से आपने याद रखना है। ये आपसे पूछ रहे हैं कि किस 4 ऑप्शन दिए होंगे और अक्सर बच्चों के दिमाग में सिर्फ हाइड्रोजन एटम होता है और उसमें उन्होंने इनमें से कोई ऑप्शन दिया होगा कि हाइड्रोजन का जो बोर एटॉमिक मॉडल है वो किस पर अप्लाई हो रहा है। बच्चों के दिमाग में हाइड्रोजन एटम होता है, लेकिन इनमें से कोई ऑप्शन दिया होता है तो इसको आपने टिक करना होगा। अगर आप इसके डिफेक्ट्स की बात करें, डिफेक्ट्स, सबसे पहला जो डिफेक्ट हमारे सामने आता है, इसका सबसे पहला डिफेक्ट ये है कि दिस मॉडल, ये जो मॉडल था बोर एटॉमिक मॉडल जो हमारे पास मौजूद था, ये जो मॉडल है बोर एटॉमिक मॉडल, दिस मॉडल इज नॉट अप्लाइड ऑन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम ऑफ एटम्स। जो हमारे पास एटम्स मौजूद हैं उसमें मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम मौजूद हो, यानी अगर हम एटम्स को चेक करें और एटम्स को हम देखें तो उसमें मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम हमारे पास मौजूद हो। जैसे कि आउटर मोस्ट शेल में ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, या ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को देख लें, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 3 हो गए, लेट सपोज ये 4 हो गए। ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, यानी आप न्यूक्लियस के आसपास जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो ये जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है इसके ऊपर जो है बोर एटॉमिक मॉडल अप्लाई नहीं हो सकता था, यानी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 1 से ज़्यादा हो जाएं उस पर बोर एटॉमिक मॉडल हमें वजाहत नहीं दे सकता था। तो इस पॉइंट को जल्दी से नोट कर लें। आपके पास पॉइंट नंबर 1 जो डिफेक्ट आ रहा था बोर एटॉमिक मॉडल का वो आपके सामने क्लियर हो चुका है। पॉइंट नंबर 2 को हमने देखना है कि पॉइंट नंबर 2 जो हमारे पास कौन सा आ रहा है। पॉइंट नंबर 2 जो है वो है मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। पॉइंट नंबर 2 जो हमारे पास मौजूद है वो है मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा और स्पेक्ट्रल लाइन पैदा हो रही है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, यानी एक स्पेक्ट्रल लाइन है, स्पेक्ट्रल लाइन आपके पास जो लाइन हासिल हो रही थी हाइड्रोजन एटम में, मैंने स्पेक्ट्रम को तफसीलन डिस्कस किया हुआ है, इस लेक्चर को देखने से पहले इस लेक्चर को ज़रूर चेक करें। पीछे आप लिखें स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय केमिस्ट्री वाला, तो इंशाल्लाह आपको तीनों लेक्चर मिल जाएंगे। तो आपके पास मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स हैं, यानी आपके पास एक स्पेक्ट्रल लाइन आ रही है, लेट्स सपोज ये स्पेक्ट्रल लाइन है, ये आ रही है, ये स्पेक्ट्रल लाइन है, स्पेक्ट्रल लाइन है। इसके अंदर देखा गया है कि मज़ीद छोटी छोटी लाइंस पैदा हो रही हैं। ये इसको नाम देते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। एक स्पेक्ट्रल लाइन के अंदर और स्पेक्ट्रल लाइन आ रही है। जब बोर को इसके बारे में पूछा गया तो बोर के पास इसके मालूमात नहीं थी।
असल में ये तो सिर्फ ऑर्बिट तक महदूद था ना। अब क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह इस चैप्टर के एंड के ऊपर, क्वांटम नंबर हमारे पास मौजूद हैं। असल में इलेक्ट्रॉन तो वेव है, इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव है। और इलेक्ट्रॉन जिस जगह पर पाया जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, वो ऑर्बिटल्स थे। ऑर्बिटल्स में भी देखा गया है कि px भी था, py भी था, pz भी था। असल में इलेक्ट्रॉनों की जो मूवमेंट हमारे पास पाई जाती है, इलेक्ट्रॉनों की जो मूवमेंट्स है, लेट्स सपोज इलेक्ट्रॉन एस से मूव कर रही है px के ऊपर, इलेक्ट्रॉन एस से मूव कर रही है py के ऊपर, इलेक्ट्रॉन एस से मूव कर रही है pz के ऊपर। अब इलेक्ट्रॉन अगर px पर मूव कर रही है तो ये भी तो एक स्पेक्ट्रल लाइन आपके पास बनेगी। py पर मालूम का घूम रहे हैं तो ये भी एक स्पेक्ट्रल लाइन आपके पास बनेगी। ये भी एक स्पेक्ट्रल लाइन pz के ऊपर बनेगी। ये x पर जा रही है, ये y पर आ रही है, ये z पर आ रही है। तो ऑर्बिट्स के अंदर जो ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं वो स्पेक्ट्रल लाइन हमें प्रोवाइड कर रही होती है। तो ये स्पेक्ट्रल लाइन तो चलो इसको समझ आ रही थी, ये स्पेक्ट्रल लाइन तो ऑर्बिट की वजह से थी, ऑर्बिट की वजह से थी। आप इसको ऑर्बिट का नाम दें, के शेल का नाम दें, के शेल लें, एल शेल लें, एम शेल लें, एन शेल लें। आप इसको ऑर्बिट का नाम दें या इसको शेल का नाम दें। ये जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन आ रही है एक्स एक्सेस पर, वाई एक्सेस पर, जेड एक्सेस पर, मुख्तलिफ इसके ऐसे आपने जो है डी ऑर्बिटल हमारे पास मौजूद होते हैं। डी एक्स है, डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है, डी जेड एक्स है। तो ये जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन आ रही है ये ड्यू टू ऑर्बिटल्स की वजह से है, ड्यू टू ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल्स का कंसेप्ट तो इंशाल्लाह हम जब पढ़ेंगे क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी को जब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो वहाँ तफसीलन मैं इसको डिस्कस करूँगा। तो श्रोडिंगर इक्वेशन से क्वांटनाइजेशन का कंसेप्ट हमारे सामने आया था। बहरहाल इसने स्पेक्ट्रल लाइन की तो बात की, लेकिन जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन थी, एक स्पेक्ट्रल लाइन के अंदर और स्पेक्ट्रल लाइन आ रही थी, इसके बारे में इसके पास कंसेप्ट मौजूद नहीं था। तो ये कंसेप्ट हमें क्वांटनाइजेशन में, क्वांटम थ्योरी में क्लियर हुआ था कि जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन आ रही है ये ड्यू टू ऑर्बिटल्स की वजह से है। तो ऑर्बिटल एक्स एक्सिस पर है, वाई पर है, जेड पर है। तो तफसीलन इंशाल्लाह इसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो सरदस इन्हीं बातों को दिमाग में रख लें। तो दूसरा पॉइंट जो आप लोगों के सामने आया है वो ये आया, मैं साइड पर और इसको स्क्रीनशॉट ले लें, शाबाश। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 2 के बाद जो है पॉइंट नंबर 3 हमारे सामने आ रहा है। पॉइंट नंबर 3 उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। ये 2 पॉइंट आपको क्लियर हो चुके होंगे। पॉइंट नंबर 3, अच्छा जी, पॉइंट नंबर 3 में क्या है कि अगर हम जो है मैग्नेटिक फील्ड ले लें, मैग्नेटिक फील्ड, ये इस तरह मैग्नेटिक फील्ड हम ले रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 जो डिफेक्ट है इसका, अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं ऐसे, ये, और ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जो है ये फील्ड पैदा हो रही है, और इसमें से अगर हम स्पेक्ट्रल लाइन को गुजारें, स्पेक्ट्रल लाइन को गुजारें, स्पेक्ट्रल लाइन को पास करें, तो ये देखा गया है कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो आपके पास मौजूद है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है रिफ्लेक्ट होती है। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है क्या होती है, सॉरी, ये जो स्पेक्ट्रल लाइन है ये डिफ्लेक्ट्स होती है परपेंडिकुलर की तरफ, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। लेट्स सपोज मैग्नेटिक फील्ड है ये मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के इस तरफ जाएंगे, बिल्कुल ऐसे, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, तो ये परपेंडिकुलर रहेंगी ऐसे। स्पेक्ट्रल लाइन जो है जब डिफ्लेक्ट होंगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, उसके परपेंडिकुलर डिफेक्ट होना क्या हो जाएंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके परपेंडिकुलर डिफेक्ट होना क्या हो जाएंगी, शुरू हो जाएंगी।
इस इफेक्ट को सबसे पहले नोट करने वाले हैं ज़ीमैन। इसको ज़ीमैन इफेक्ट का भी नाम देते हैं। ऑब्जेक्टिव का पॉइंट है, अक्सर ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है। मैग्नेटिक फील्ड जब भी मौजूद होगी, मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जब स्पेक्ट्रल लाइन डिफ्लेक्ट होंगी तो इसको ज़ीमैन इफेक्ट कहते हैं, और ये सबसे पहले ज़ीमैन ने इसको ईजाद किया था। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, आता रहता है कि मैग्नेटिक फील्ड में जो इफेक्ट होता है वो कौन सा इफेक्ट होता है, वो ज़ीमैन इफेक्ट होता है। इस तरीके से अगर आपके पास पॉइंट नंबर 4 को कर लें, अगर मैं यहाँ पर मेटालिक प्लेट्स लेता हूँ, मेटालिक प्लेट्स, ये प्लस ले रहा हूँ और नेगेटिव ले रहा हूँ, और इसमें से स्पेक्ट्रल लाइन को गुजारा जाए, इसमें से स्पेक्ट्रल लाइन को क्या किया जाए, गुजारा जाए, तो देखा गया है कि ये स्पेक्ट्रल लाइन जो है यहाँ पर भी डिफ्लेक्ट होती है। ये जो स्पेक्ट्रल लाइन है यहाँ पर भी क्या होती है, डिफ्लेक्टेड होती है, डिफ्लेक्ट होगी। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ले रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ले रखी है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट होती है। मैग्नेट, ये स्पेक्ट्रल लाइन, ये जो स्पेक्ट्रल लाइन आपने ले रखी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट होती है। और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होती हैं तो इस इफेक्ट को सबसे पहले नोट करने वाले थे स्टार्क इफेक्ट। चूँकि इस इफेक्ट को सबसे पहले नोट करने वाले स्टार्क थे, इस वजह से इसको स्टार्क इफेक्ट का नाम दिया जाता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है तो ये जो डिफ्लेक्ट हो रही है मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इसको स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इसको भी नोट रखें और ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इसको भी नोट रखें। ये दो बड़े मशहूर जो हैं MCQs आते हैं। तो ये इफेक्ट जो है बोर एटॉमिक मॉडल हमें एक्सप्लेन करके ना दे सका। पॉइंट नंबर 4 के बाद जो है पॉइंट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आप इसको नोट कर लिया होगा। पॉइंट नंबर 5, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। माशाल्लाह समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि आप लोगों को समझ आ जाए, हमारा तो मकसद ये है। तो हमारे पास जो है पॉइंट नंबर 5 हमारे सामने आ रहा है। पॉइंट नंबर 5 में क्या कहता है? पॉइंट नंबर 5 में ये कहता है कि द कंसेप्ट proposed by बोहर्स बोहर ने जो कंसेप्ट पेश किया था बोर्स अबाउट ऑर्बिट, या आप इसको शेल कहें, बोर ने जो कंसेप्ट पेश किया था ऑर्बिट के बारे में या शेल के बारे में, ऑर्बिट के बारे में या शेल के बारे में, इस कंसेप्ट को जो मॉडर्न रिसर्च है, मॉडर्न रिसर्च नॉट एक्सेप्टेड, इस कंसेप्ट को मॉडर्न रिसर्च एक्सेप्ट नहीं कर रही। ये जो कंसेप्ट था ऑर्बिट, इसने बोर ने कहा था कि यहाँ इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग है, इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट्स के अंदर पाए जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट्स के अंदर पाए जाते हैं। इसने मॉडर्न रिसर्च जो कहती है, मॉडर्न रिसर्च वो कहती है प्रोबेबिलिटी of finding electrons is maximum in orbitals not
इन ऑर्बिट। मॉडर्न रिसर्च जो है वो ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है वो ऑर्बिटल्स में पाई जाती है, ऑर्बिट में नहीं होती, बल्कि ऑर्बिट के अंदर खाने पाए जाते हैं। ऑर्बिट के अंदर क्या पाए जाते हैं? खाने। जैसे कि आपके पास जो है लेट्स सपोज ऑर्बिट है एल आपके पास एक ऑर्बिट है। मॉडर्न रिसर्च कहती है कि इसके अंदर जो है एस और पी ऑर्बिटल हैं, एस और पी, इसमें सब शेल हैं, सब शेल। और अगर आप पी को देखेंगे, पी को, तो इसमें पी एक्स है, पी वाई है और पी जेड है। यहां पर इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। इनको नाम दिया गया ऑर्बिटल्स, इनको नाम दिया गया ऑर्बिटल्स। और मॉडर्न रिसर्च कहती है कि जो इलेक्ट्रॉन है इन द फॉर्म ऑफ वेव है, इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ वेव है। इन पी एक्स, पी वाई और पी जेड में इन द फॉर्म ऑफ वेव रहेगा। अगर वेव पी एक्स पर है, ये डम्बल शेप इस तरह पी का बन रहा है पी एक्स, वेव पी वाई पर है तो डम्बल शेप जो है वो पी वाई पर बनेगी। वेव पी जेड पर है तो डम्बल शेप जो है वो पी जेड पर बनेगी। तो इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ वेव है। ये इलेक्ट्रॉन जो है आपको वेव की सूरत में नज़र आएगा। और वेव की प्रोबेबिलिटी है, कोई फिक्स कुछ नहीं कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है या इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है ना, ये सारी वेव जो है ये इलेक्ट्रॉन को शो करेगी। ये सारा एरिया जो है जिसमें ये वेव पाई जा रही है, ये वेव है, वेव इलेक्ट्रॉन की वेव है, ये वेव है इलेक्ट्रॉन की, ये वेव है, ये वेव है, ये वेव है। इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं है, इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं है, इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं है, बल्कि प्रोबेबिलिटी है इस जगह पर इलेक्ट्रॉन की, वेव की सूरत में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो इस वजह से मॉडर्न रिसर्च ऑर्बिटल का कंसेप्ट पेश करती है। वो ये नहीं मानती कि इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट्स के अंदर पाए जाते हैं। तो इस चीज़ों को नोट कर लें। यहाँ पर डिफेक्ट हमारे एंड हो रहे हैं। शाबाश, सेट पर में हो गए, उसको नोट कर लें। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो डिफेक्ट्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल के ऊपर हमारे लेक्चर यहाँ पर एंड होता है। इसके बाद इंशाल्लाह प्लैंक्स क्वांटम थ्योरीज की तरफ हम जाएंगे, उसके मेन पोस्टुलेट्स को देखेंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें, मेहनत करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों के इल्म में बरकत डालें।